हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च में आईसीटी का प्रयोग। आईसीटी का प्रयोग आज जीवन के लगभग हर एक क्षेत्र में किया जाता है, तो रिसर्च एरिया में भी इसका प्रयोग होना स्वाभाविक ही है। रिसर्च में भी आईसीटी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग बढ़ गया है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च में आईसीटी का प्रयोग कैसे कैसे किन किन लेवल पे किया जाता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। अनुसंधान में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का प्रयोग। आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी में क्रांति लाना भारत सहित अन्य कई विकासशील देशों का शीर्ष एजेंडा बना हुआ है। लगभग सभी विकासशील देश ये चाहते हैं कि आईसीटी के क्षेत्र में क्रांति लाई जाए, यानी आईसीटी का उपयोग बढ़ाया जाए। विकासात्मक योजना और अनुसंधान में आईसीटी के अनुप्रयोग को सुविधाजनक बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है, क्योंकि आईसीटी का प्रयोग करके ही विकास की योजना को सफल बनाया जा सकता है। और रिसर्च एरिया में भी आईसीटी का प्रयोग सुविधाजनक बनाने पर बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाने लगे हैं। उच्च शिक्षा संस्थान में, हायर एजुकेशन में और रिसर्च एरिया में आईसीटी का प्रयोग विकासशील देशों में विकास के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में इसे देखा जाता है। विकासशील देश हायर एजुकेशन में और साथ ही साथ रिसर्च के एरिया में आईसीटी का प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं, जिससे कि उन्हें विकास में एक शक्तिशाली और ठोस प्रतिमान स्थापित कर सकें, जिससे वो अपनी विवादास्पद प्रकृति के बावजूद भी। आईसीटी की प्रकृति क्या है? विवादास्पद है, क्योंकि कई लोग आईसीटी को अच्छा मानते हैं तो कई लोग आईसीटी को बुरा बताते हैं। जैसे हर एक चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, वैसे ही आईसीटी के भी फायदे और नुकसान है। अपनी इस विवादास्पद प्रकृति के बावजूद भी आईसीटी ने निसंदेह शिक्षण में और सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आईसीटी का प्रयोग शिक्षण में किया जाता है, टीचिंग में किया जाता है, लर्निंग में भी इसका प्रयोग बहुत बढ़ गया है। लर्निंग एंड टीचिंग में मनुष्य के पास एक उन्नत कौशल होता है जो उन्हें दूसरों के साथ ज्ञान साझा करने की अनुमति देता है, और ज्ञान के इस हस्तांतरण और साझाकरण को अधिक रोचक बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग वास्तव में सराहनीय है। देखो, हर एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी स्किल होती है और जिससे वह दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, और शेयर करने को अधिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाने लगा है। आईसीटी के द्वारा हम अपने स्किल्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से। आईसीटी ज्ञान तक हमारी पहुंच को बढ़ाने के साथ ही साथ उस ज्ञान के पूरक के रूप में भी कार्य करता है, जिसे हम पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं। देखो, एक तो आईसीटी ज्ञान तक हमारी पहुंच को बढ़ाता है, और साथ ही साथ जो हमें पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से हमारे पास जो ज्ञान है ना, उसका पूरक के रूप में भी कार्य करता है, उस ज्ञान के पूरक के रूप में भी कार्य करता है, और ज्ञान तक हमारी पहुंच को भी बढ़ाता है आईसीटी। मोटे तौर पर 3 लेवल है जहां पर रिसर्च में आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट लेवल है प्री डाटा विश्लेषण चरण। देखो, रिसर्च स्टेप में हमारा एक स्टेप था डाटा एनालिसिस, डाटा का विश्लेषण करना, तो उसी में आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। डाटा विश्लेषण से पहले आईसीटी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है उसको हम देखेंगे प्री डाटा विश्लेषण चरण में। प्री डाटा विश्लेषण चरण में आईसीटी का भूमिका ये है, इसमें डाटा विश्लेषण चरण तक पहुंचने से पहले, यानी डाटा को एनालाइज करने से पहले अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान आईसीटी उपकरणों का प्रयोग शामिल है। यह देखना काफ़ी भयावह है कि पूर्व डाटा विश्लेषण अनुसंधान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, यानी कि डाटा विश्लेषण से पहले आईसीटी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। निसंदेह कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा रिसर्च बहुत ही ईजी हो गई है, बहुत ईजी तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक थोड़ी ईजी हो गई है हमारे लिए रिसर्च करना। प्री डाटा विश्लेषण चरण के दौरान आईसीटी के प्रयोग करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। देखो, किसी भी विषय में या फिर किसी भी साहित्य की समीक्षा के लिए आईसीटी बहुत सहायक हो सकता है। हमारी रिसर्च में एक स्टेप था हमारा लिटरेचर रिव्यू करना, यानी जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पहले जितनी भी रिसर्च हो चुकी है हमें उनको रिव्यू करना होता है, और उस रिव्यू के लिए, साहित्यिक समीक्षा के लिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए हमें आईसीटी की ज़रूरत पड़ती है। आईसीटी के द्वारा
ये जो लिटरेचर है वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इंटरनेट पर आसानी से हम लिटरेचर को देख सकते हैं और लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शोध प्रबंध लिखने में शोधार्थियों की मदद के लिए कॉलेज के पुस्तकालयों में पर्याप्त सामग्री है। अभी तक किसी के लेखन और साहित्य समीक्षा में तेजी से हो रहे वैश्विक परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इंटरनेट ज़्यादा विश्वसनीय है। हालांकि पुस्तकालयों में भी हमें लिटरेचर मिल जाएगा, लेकिन पुस्तकालयों में इतना लिटरेचर नहीं मिलेगा जितना इंटरनेट पर उपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारी जर्नल्स हैं जो केवल ऑनलाइन ही होती हैं, तो उन्हें लाइब्रेरी में नहीं ढूंढा जा सकता। इसलिए इंटरनेट के माध्यम से हम पूरी तरह से लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, कुछ विश्वविद्यालयों में ई लाइब्रेरी की भी सुविधा है। कई यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी भी है। इससे शोधकर्ताओं के लिए दो स्थानों के बीच आगे पीछे यात्रा करने में समय और प्रयास की बचत होती है। दो स्थान कौन से? एक नॉर्मल लाइब्रेरी और एक डिजिटल लाइब्रेरी के बीच में जो यात्रा करने का समय और प्रयास उसकी बचत होती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दी गई हैं। डिजिटल लाइब्रेरी आईसीटी की ही पहल है। इसके बाद ई ज्ञान कोश, जे स्टोर, गूगल स्कॉलर, शोधगंगा, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च जैसे पोर्टल हैं जो कि साहित्य समीक्षा करने में बहुत ही मददगार होते हैं। साहित्यिक समीक्षा के लिए हमें लिटरेचर की ज़रूरत पड़ती है और ये सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर लिटरेचर बिल्कुल आसानी से मौजूद है, बिल्कुल आसानी से इन पर एक्सेस कर सकते हैं हम इन सॉफ्टवेयर की मदद से। बहुविषयक साहित्य के कई ऑनलाइन भंडार हैं, जैसे कि SSRN, EPW और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। आईसीटी उपकरण जो है वो डाटा संग्रह की प्रक्रिया में बहुत ही सहायक होते हैं। डाटा संग्रहण की प्रक्रिया में जैसे गूगल फॉर्म है, जैसे एक नॉर्मल फॉर्म होता है, वैसे ही अब गूगल फॉर्म हो गया है, जिसे हम ऑनलाइन एक दूसरे के पास मेल कर सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हैं, आसानी से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं गूगल फॉर्म की मदद से। गूगल फॉर्म का उपयोग करके सर्वेक्षण ऑनलाइन किया जाता है। जो सर्वे पहले ऑफलाइन किया जाता था वो गूगल फॉर्म की सहायता से अब ऑनलाइन भी किया जाने लगा है। बड़े पैमाने पर अध्ययन करने के लिए सर्वे मंकी हो गया, क्वालिटिक्स जैसे उपकरण हैं जो बहुत ही मददगार होते हैं। अगर हमें बड़े लेवल पर रिसर्च करनी है तो सर्वे मंकी और क्वालिटिक्स जैसे उपकरण हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये उपकरण स्थितियों और तर्क के आधार पर प्रश्नों को समायोजित करने और प्रयोग परीक्षण करने में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद मेंडली जैसा सॉफ्टवेयर है जो कि साहित्य ट्रैक के उद्देश्य से बहुत ही उपयोगी है। साहित्य को ट्रैक करने के, लिटरेचर को ट्रैक करने के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मेंडली साहित्य सामग्री को प्रबंधित करने, साझा करने, खोजने में मदद करता है, जो कि पहले संभव नहीं था। जब भी हमें साहित्य सामग्री को प्रबंध करना हो, उनको शेयर करना हो या ढूंढना हो, तो साहित्य ट्रैक के लिए मेंडली जैसा सॉफ्टवेयर हमारी मदद करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं जो कि सामग्री और शोध प्रबंध लेखन को प्रबंधित करने में भी मदद करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो कि ईमेल के माध्यम से राइटअप और डाटा मांगते हैं। वे सुझाए गए परिवर्तनों और सुझावों के साथ समीक्षा की गई फाइलें विद्वानों के पास भेजते हैं। MS वर्ड में ट्रैक परिवर्तन सुविधा अनावश्यक बैठकों से बचने के मामले में शोधकर्ताओं सलाहकारों दोनों के प्रयासों को बचाती है, यानी कि जो भी हम शोध कर रहे हैं उस पर रिव्यू करने में हमारी मदद करते हैं। ऑनलाइन ही हम रिव्यू करवा सकते हैं अपने रिसर्च पेपर को। पीयर रिव्यू रिसर्च पेपर जहां पब्लिश करवाते हैं तो वह रिव्यू करना बहुत इजी हो गया है ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। तो इससे जो रिसर्चर है, जो रिसर्च पेपर लिख रहा है और जो सलाहकार हैं जो उसको रिव्यू कर रहे हैं, उनका दोनों का ही समय बच जाता है क्योंकि ये काम ऑनलाइन हो जाते हैं। गूगल अनुवादक यानी गूगल ट्रांसलेटर जैसी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए और उन क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब विभिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो गूगल ट्रांसलेटर भी बहुत उपयोगी है हमारे रिसर्च में। ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं जो विद्वानों को एक दूसरे से जोड़ने और ज्ञान साझा करने की अनुमति देते हैं। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन भी हो गए हैं जिससे कि विद्वान रिसर्च स्कॉलर्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा लेवल आता है डाटा विश्लेषण चरण। डाटा विश्लेषण, इससे पहले हमने किया प्री डाटा विश्लेषण में आईसीटी का प्रयोग, अब डाटा विश्लेषण के चरण में आईसीटी का क्या प्रयोग है। डाटा विश्लेषण के दौरान आईसीटी की भूमिका बहुत बड़ी है। यह गुणात्मक डाटा और मात्रात्मक डाटा विश्लेषण के लिए बहुत
उपयोगी हो सकता है क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा विश्लेषण के लिए। सबसे पहले क्वांटिटेटिव डाटा विश्लेषण में आईसीटी कैसे मदद करता है हमारी, इसमें विभिन्न तकनीकें शामिल होती हैं, जैसे प्रतिगमन मॉडल, टी टेस्ट, विषय का विश्लेषण, पथ विश्लेषण, पदानुक्रमित प्रतिगमन विश्लेषण, रैखिक मॉडलिंग। इन सभी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इकट्ठा किए गए विशाल डाटा बेस का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। कुछ सांख्यिकी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी मात्रात्मक डाटा विश्लेषण में मदद करते हैं, जैसे कि स्टाटा, SPSS यानी सांख्यिकी कंप्यूटिंग के लिए सांख्यिकी पैकेज, मतलब द मैथवर्क्स, आर सांख्यिकी कंप्यूटिंग के लिए आर फाउंडेशन, SCS सांख्यिकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर और ग्राफ पैड प्रिज्म। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में मदद करते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर से प्रतिगमन चलाना काफ़ी आसान हो जाता है और शोधकर्ता के साथ साथ सामान्य दर्शकों के लिए भी डाटा विश्लेषण अधिक व्यापक हो जाता है। यानी मात्रात्मक डाटा विश्लेषण के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं, स्टाटा, SPF मतलब आर, SCS। उसके बाद गुणात्मक डाटा विश्लेषण, क्वालिटेटिव डाटा विश्लेषण के लिए भी कई सॉफ्टवेयर हैं, जैसे क्वांटिटेटिव डाटा विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर थी, उसी तरह क्वालिटेटिव डाटा विश्लेषण के लिए भी सॉफ्टवेयर हैं, कुछ ICT उपकरण हैं। कई ICT उपकरणों का प्रयोग करता है कई साक्षात्कार कार्यक्रमों के समय एकत्रित की गई सभी सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए रिकॉर्डर जैसे उपकरण बहुत ही मूल्यवान साबित हुए हैं। गुणात्मक डाटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? डीप इंटरव्यू के द्वारा। और जब हम इंटरव्यू लेते हैं उसके बाद हमें वो सारी बातें याद रखना इतना इजी नहीं होता, जो इंटरव्यू के टाइम क्वेश्चन आंसर हुए हैं वो हमें याद नहीं रहते हैं, तो उसके लिए रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम बाद में वो क्वेश्चन आंसर जो हमने इंटरव्यू के टाइम में पूछे थे उसको सुन सके। रिकॉर्डर ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम को निरंश विज्ञानियों के लिए साक्षात्कार सुनना आसान बनाते हैं। जानकारी संग्रहित करने के मामले में गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया आदि सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी मदद करते हैं। इंटरव्यू को हमने रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद अगर हमें उन्हें स्टोर करना है तो गूगल ड्राइव पर या ड्रॉपबॉक्स पर उन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। ये शोधकर्ताओं, सलाहकारों, अकादमिक मित्रों आदि सहित कई पक्षों तक पहुंच प्रदान करते हैं। गुणात्मक डाटा को अधिक वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए डाटा विश्लेषण के उपकरण जैसे एटलस, SPS, टेक्स्ट विश्लेषण, NVivo, ट्रांसना, वीडियो ट्रांसक्राइबिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है ट्रांसना, ये व्यापक रूप से उपलब्ध है और इनका इस्तेमाल किया जाता है गुणात्मक डाटा विश्लेषण के सॉफ्टवेयर। उसके बाद थर्ड लेवल हमारा आता है पोस्ट डाटा विश्लेषण। सबसे पहले प्री डाटा विश्लेषण, फिर डाटा विश्लेषण और पोस्ट डाटा विश्लेषण। अब हमने डाटा विश्लेषण कर लिया, उसके बाद ICT का क्या प्रयोग है? एक बार डाटा इकट्ठा हो जाने के बाद और उसका डाटा विश्लेषण कर लेने के बाद ICT को पोस्ट डाटा विश्लेषण चरण में भी लागू किया जाता है। डाटा विश्लेषण के बाद के चरण के दौरान ICT का उपयोग करने के कुछ तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन जर्नल, समाचार पत्र आदि जैसे ICT शिक्षाविदों के साथ साथ सामान्य दर्शकों के साथ निष्कर्ष साझा करने का एक आम मंच। जो भी हमने अपना रिसर्च की है, रिसर्च पेपर लिखा है, रिसर्च थीसिस लिखी है, तो उसको हम ऑनलाइन जर्नल में, कंप्यूटर, इंटरनेट या समाचार पत्र में पब्लिश करवा सकते हैं, जिससे कि क्या है हमारी रिसर्च सामान्य दर्शकों तक भी पहुंच सके और हमारी जो रिसर्च के जो रिजल्ट निकले हैं हम उनको शेयर कर सके ICT के द्वारा। अनेक नीतिगत निर्णय विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत शोधकर्ताओं द्वारा किए गए सार्थक निष्कर्षों के अनुसार लिए जाते हैं। जो भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं ना, तो उस रिसर्च से जो रिजल्ट निकलता है उसके अकॉर्डिंग नीतियाँ बनाई जाती हैं। कई क्षेत्रों में सरकार भी कई रिसर्च करवाती है और उस रिसर्च के रिजल्ट के अकॉर्डिंग नीतियाँ बनाती हैं। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली, सोशल साइंस, आइडिया फॉर इंडिया, साइंसेस ओपन जैसे कुछ ऑनलाइन जर्नल्स हैं जो कि काम को प्रकाशित करने के अच्छे माध्यम है। अपनी रिसर्च को हम इन जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकते हैं, जिससे आम लोगों तक हमारी रिसर्च पहुंच सके। सहयोगी लेखन जैसे टाइपराइट, अपवर्क, जिनका व्यापक रूप से मामलों में प्रयोग किया जाता है जब शोधकर्ता लिखना अध्ययन को संयोजित करना चाहते हैं। देखो जी, अब हमने हमारी रिसर्च कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमें क्या करना है? रिसर्च की रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, यानी जो काम हमने अब शुरू से लेकर लास्ट तक किया है रिसर्च में, उसे हमें लिखना होता है। तो उसके लिखने के लिए टाइपराइटर और अपवर्क हैं जो हमारी मदद करते हैं हमारी रिसर्च को रिटन में बनाने के लिए, लिखने के लिए। उसके बाद रेफरेंस सूची, संदर्भ के संदर्भ में उन्नत संस्करण, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जैसे ICT उपकरण बहुत हमारी मदद करते हैं।
ग्रंथ सूची संदर्भ के संदर्भ यानी कि रेफरेंस बनाने में भी आईसीटी हमारा प्रयोग करता है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस यानी कि हमें लास्ट में ये लिखना होता है कि हमारी रिसर्च में अगर हमने कोई भी बात किसी की रिसर्च पेपर से या किसी के थीसिस से या किसी के आर्टिकल से ली है, तो उसे हमें लिखना होता है कि इस राइटर की इस जर्नल से, इस बुक से, इस पेज नंबर से हमने ये बात लिखी है। रेफरेंस में हमें उनका नाम देना होता है। और रेफरेंस के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, जैसे एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल। तो इन स्टाइल्स को लिखने में हमें आईसीटी की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हमें एपीए स्टाइल में रेफरेंस लिखना है, तो एक बार एपीए स्टाइल में हमने रेफरेंस को बना लिया, उसके बाद अगर हम दोबारा से लिखेंगे तो वही स्टाइल हमारे पास आ जाएगा अगर हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से रेफरेंस बनाने में भी आईसीटी हमारी बहुत मदद करता है। और उसके बाद साहित्यिक चोरी की जांच करने के उद्देश्य से भी आईसीटी बहुत उपयोगी होता है। साहित्यिक चोरी यानी प्लेगरिज्म को जांचने के लिए भी आईसीटी हमारी मदद करता है। इसके लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे साहित्यिक चोरी चेकर, साहित्यिक चोरी विरोधी, साहित्यिक चोरी इत्यादि। साहित्यिक चोरी होता है कि जो रिसर्चर है उसने अपनी थीसिस में या अपने रिसर्च पेपर में किसी और की रिसर्च को कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रखा। इस कॉपी पेस्ट को चेक करने के लिए, साहित्यिक चोरी को चेक करने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि रिसर्च में आईसीटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस किस लेवल पर आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।